सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का SST का इकोनॉमिक्स पोर्शन का हमारा थर्ड लेसन चला हुआ है, मुद्रा और साख, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे इससे पहले कि मुद्रा प्रचलन में कब आई, मुद्रा का आज का प्रचलन क्या है, रुपए या सिक्कों के रूप में, नोटों के रूप में मुद्रा का प्रचलन एक समय ऐसा था, वस्तु विनिमय की पद्धति थी पूरे दुनिया में। आज हम सब कुछ लेन देन पैसे के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये मुद्रा के विभिन्न रूप हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि भारत सरकार या विश्व में भी हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार बैंकों से जोड़ने का प्रयास कर रही है और बैंकों से जुड़ने का कहीं न कहीं हमारा बेनिफिट क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ क्या हैं, यानी जो छोटे या बड़े उद्योगों पर, कृषि उत्पादों पर या कृषि क्षेत्र में बैंक हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं, इन सारी बातों पर हम इस टॉपिक में, इस पीरियड में चर्चा करेंगे। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं, यानी बैंक के पास ऐसा नहीं कि कोई नोट या रुपए बनाने की मशीन हो, वो हमारा ही धन है। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है, यानी उसका 15% अपने पास रख लेते हैं, बाकी का जो 85% है उसको किस में, ज़रूरतमंदों को बैंक कर्ज के तौर पर दे देता है। क्योंकि किसी भी एक विशेष दिन में कुछ जमाकर्ता ही नकद निकलने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि में एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, जमाकर्ता एवं राशि जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, यानी हमें जो हमारा पैसा जमा होता है उस पर कम ब्याज और जो कर्ज के तौर पर बैंक देता है उस पर ब्याज ज़्यादा। कर्जदारों के लिए गए ब्याज को जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच अंतर में बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, यानी ये उनके पास इनकम के सोर्सेज हैं। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय पर धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा, ये भी विचार करने योग्य बात है कि सभी के सभी जिसके खाते हैं, जिसके जितना भी बैंक में जमा है, सभी एक साथ निकालें तो बैंक क्या करेगा, जमाकर्ता लोग जमा करते हैं, लोग धन निकालने से लिए ब्याज पाते हैं, बैंक की आय बढ़ती है। लोग ऋण लेते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं, इससे भी बैंक की आय होती है। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ क्या हैं। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में बहुत ऐसे लेन देन हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुओं या सेवाओं मुहैया कराता है, बदले में भविष्य में कर्जदार के भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होगी। यानी त्यौहार के मौसम पर, अब 2 महीने के बाद त्यौहार का मौसम है। जूता निर्माता सलीम पास के शहर में बड़े व्यापारी में 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। उत्पादन में काम के समय पूरा करने के लिए सलीम के पास सिलाई चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम के पास 2 स्रोत ऋण है। पहला वह चमड़ी व्यापारी को चमड़ा
चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने के लिए प्रस्ताव रखता है तो बाद में भुगतान करने के लिए वादा करता है। दूसरा, इसे बड़े व्यापारी में 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है और 1 महीना खत्म होने से पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते के पहुंचाने के कामयाब होता है और उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार दिए गए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण को द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन कार्यशैली के खर्चों से उत्पादन के समय पूरा करने के लिए मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है और इस प्रकार ऋण का महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो ये है, ये उदाहरण के द्वारा हमने पढ़ा कि किस प्रकार बैंक हमारी सहायता करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है, यानी ऋण की। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाई, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने के लिए और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर पर किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कटाई पर निर्भर है। ये यानी फसल जैसी होगी उसके सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव है। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण में सपना की कमाई को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। यानी सपना ने कर्जा कहाँ से लिया था? साहूकार से, गांव से, और दूसरा सलीम ने कहाँ से लिया था? बैंक से। इस मामले में ऋण कर्जदार और ऐसी परिस्थितियों में धकेल देता है जहां बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक है। यह स्थिति ऋण आय बढ़ाने के सहयोग करती है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले बेहतर हो और दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है और सपना कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति खतरों के लिए आनी और निर्भर सहयोग प्राप्त की संभावना करता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आज हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो ये है, बैंक ऋण संबंधी गतिविधियों पर विस्तार पूर्वक नोट, और ये बताना है कि बैंक हमारी किस प्रकार कर्ज में सहायता देते हैं। और सलीम और सपना के 2 उदाहरण हैं यहाँ पर, उनसे पता चलता है कि गाँव के साहूकार से कर्ज लेना कितना जोखिम भरा और बैंक से कितना आसान है। तो आज के लिए इसका नोट्स बनेगा, बैंक हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं और बैंकों में ऋण की क्या गतिविधियां। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सुंदर नोट्स तैयार कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद।